सुप्रभात। आज मैं आपको 12वीं कक्षा की वितान पुस्तक का जूझ पाठ समझा रही हूँ। यह पाठ आनंद यादव का बहुत चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। जूझ का मतलब होता है परिस्थितियों से जूझना, और इस पाठ का लेखक आनंद यादव परिस्थितियों से जूझते हुए दिखाया गया है। लेखक के पिता ने लेखक को पढ़ाई से उठा दिया। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन दादा के सामने, दादा यानी लेखक के पिता, दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। इसलिए मैं हर समय इसी मौके की फिराक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे, कोई मेरे पिता को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेती में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय में था वह दादा के समय में नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दीपावली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोहलू चलाना होता। कोहलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोहलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। बहुत अधिक मात्रा में कोहलू से गेहूं उत्पन्न होता और भाव नीचे उतर आते। जब ज़्यादा गुड़ होगा तो कीमत कम हो जाएगी। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मानना था कि ईख को कुछ अधिक दिनों तक खेत में रहने दिया जाएगा तो अधिक गन्ना निकलेगा। ईख के रस में पानी की मात्रा कम होगी और रस गाढ़ा होगा, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलेगा। लेकिन लेखक के पिता की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोहलू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, तो यह सोचकर मैंने बात माँ से करनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है तुझे मालूम है। यह बात माँ और बेटे के बीच में चल रही थी। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, अर्थात माँ पिता से बहुत डरती थी। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ काम तो नहीं रहा। इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव के पास मेरे साथ चल और उनसे मेरे पढ़ने की बात कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। तो मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। गांव में उनकी बात कोई भी नहीं टालता था। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा
पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजीराव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया तो पढ़ाई की दोहराई कर लूँगा और 2 महीने में ही 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा। मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 साल खराब हो चुका है। तब दत्ताजीराव ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ और जब वह या आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे थोड़ी देर के बाद तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सारी बातें कही हैं, ये बात उन्हें मत बताना, नहीं तो वे हमारे को गुस्सा करेंगे। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आए। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने व्याकुल होकर पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े से बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहने जीम ने बुलाया है। जीम ने माने खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। दत्ताजीराव पहले से ही राह देख रहे थे। क्यों आया है रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजीराव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में किस तरह मेहनत नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे का जीवन बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजीराव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाना चाहिए। इसका ध्यान रख, यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखने जाता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बिन बिन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर सब ठोक दिया, उनके सामने कह दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने भी लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर इसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी।
आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ हाँ हाँ। खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हो। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कूर कूर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा धूप भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। यह प्रश्न बेटा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेखक को मास्टर की छड़ी की मार क्यों अच्छी लगती थी? लेखक को मास्टर की छड़ी की मार इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि मास्टर की छड़ी की मार से उसका भविष्य सुधर जाएगा। आगे दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं ना पास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहर अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जाकर बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है, कक्षा के सबसे शरारती लड़के ने उससे पूछा, या गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गया? लड़के के कक्षा के सबसे शरारती चौहान नाम के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबियों जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर वहां पर मैं अकेला ही था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया, अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआसा सा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करने लगा। उसके बाद थोड़ी देर में ही मास्टर जी वहां पर आ गए और लेखक का गमछा टेबल पर रखा देखकर मास्टर जी ने पूछा कि यह किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन कर यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर ने उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में, जो आधी छुट्टी होती है स्कूलों में, मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले वहां से नहीं उठा।
खिलौने के लिए बनाए गए कौओं के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, उस समय वैसी ही हालत मेरी थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमजोर, वे मेरी क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी सी लगती थी, लेकिन अब बिल्कुल पराई। दूसरे दिन फिर से मैं उमंग में था और फिर पाठशाला गया। कुछ समय बाद मैंने विद्यालय में जाने के लिए अपनी अलग से पोशाक बनवा ली थी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई देती तो वे उसे ठोक पीट कर वहीं ठीक कर देते थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वसंत पाटिल कौन था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। उसका स्वभाव शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता और दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर जी के पास। कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथों में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर फिर मुझे यह भी लगता कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह मुझे नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। वसंत पाटिल की तरह ही मैं भी पढ़ कर आने लगा और अपनी किताबों पर अखबारी कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता। कक्षा में कोई शाबाशी का काम करने के लिए, जैसे वसंत पाटिल कक्षा में शाबाशी का काम करता तो दूसरे दिन मैं भी ऐसा ही काम करने की कोशिश करता। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी कभी आनंदा कहती, लेकिन बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण वसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। सौंदलगेकर मास्टर जी मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं उसमें रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, कंठ, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। अनेकों छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से पता थी। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करवाते। उसी भाव की अगर उन्हें कोई कविता और भी याद आ जाती तो वो भी सुनाते। बीच में कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ जाती तो वे अपनी भी कोई एक आध कविता सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल आदि सब के रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर जी के ही हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, इन सब के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे
पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब भर गई इसका भान ही नहीं रहता, इसका मुझे पता ही नहीं चलता। मास्टर जी की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इस बात का मुझे उस समय पता चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पशुओं को चराते समय जब वो लेकर जाता, या पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए उसे अकेलापन बहुत खटकता था। वह हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढता था कि अपने मित्रों को साथ लेकर जाएगा, गपशप करते हुए काम करेगा तो उसे समय का पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अब अकेलेपन से उसे ऊब नहीं होती थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, और यह प्रश्न कई बार आ जाता है कविता के प्रति लगाव से पहले और कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक के मन में क्या अवधारणा थी। इसके बाद बेटा लेखक को अब अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। मैं अब अपने काम को खेल खेल में ही कर देता था। उल्टा अब तो ऐसा लगता जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई मतलब धीरे धीरे नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरिते पाढ़री गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयास इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इस कारण मुझे लगा जैसे मेरे नए पंख निकल आए हैं और कक्षा में मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी जैसे ही लगने लगे और खुद सौंदर्यकर मास्टर कवि थे। इसलिए यह विश्वास हुआ कि ये कवि लोग भी आम आदमी जैसे ही होते हैं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगता, उन्हें जोर से गुनगुनाता था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए अपने पास कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वे नहीं होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, और वे भी नहीं होते तो पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब याद हो जाती तो रविवार के दिन मास्टर जी को दिखा आता, क्योंकि वह पहले सोचता कि सोमवार के दिन दिखा आए, लेकिन उसमें इतना धीरज नहीं रहता और वह मास्टर जी के पास पहुंच जाता। मास्टर जी उसे शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर जी बताते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग तरह के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा, और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता
रहता है। तो बेटे इसी के साथ यह जूझ पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।